नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए श्वसन तंत्र जो है चैप्टर लेकर आए हैं और इससे पहले आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं अगला चैप्टर, पीछे वाला जो भी चैप्टर आप नहीं देखे हैं, तो आप जाके इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके आप एक एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले जैसा ही यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके बाद सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके और इस क्लास का लाभ ले सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, और इसका PDF जो है आप इस चैनल के जो इस वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां जाके आप चैनल से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, PDF प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जूम थोड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है? श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जीवों में दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति क्या है? श्वसन के द्वारा की जाती है। क्या है? जीवों में दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दैनिक जो कार्य कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति श्वसन के द्वारा की जाती है। किसकी ऊर्जा जो होता है किसके द्वारा आपूर्ति करते हैं? तो श्वसन के द्वारा। ठीक है, श्वसन के द्वारा। और अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उससे श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उससे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों? 2 प्रकार के। कौन कौन सा होते हैं? चलिए आप लोग को हम बताते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन। ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन। ऑक्सीजन में उपस्थित में और प्राप्त होता है। उपस्थित में क्या है? तो O2 उपस्थित होते हैं, है ना। O2 मतलब ऑक्सीजन। और प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त? तो CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O को कहेंगे जल, है ना। H2O मतलब जल होता है और प्लस ऊर्जा, तीनों क्या होता है? प्राप्त होता है। तभी क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित में क्या क्या मिलता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल प्लस ऊर्जा, ठीक है, प्राप्त होता है। अनऑक्सीजन में क्या है? अनऑक्सीजन में है O2 की आंशिक उपस्थिति। O2 की मतलब ऑक्सीजन की आंशिक उपस्थिति। और अगला क्या है? प्राप्त क्या होता है इससे? तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। और उपस्थिति में फिर क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा? क्या प्राप्त होगा, है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या प्राप्त होगा? तो एथेनॉल और ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा। एथेनॉल और ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा प्राप्त होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला है क्या प्यारे दोस्तों? तो क्या है? ऑक्सीश्वसन। क्या है? ऑक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन पढ़ा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें। कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगा है तो यस कमेंट दें। ठीक है। और प्यारे दोस्तों, और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिएगा।
और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीश्वसन एक जटिल जैव है। एक ऑक्सीश्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की श्रृंखला है जिसमें 2 प्रमुख चरण होते हैं। कितने? 2 प्रमुख चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए आगे बता रहे हैं। ऑक्सीश्वसन खोज प्रमुख तथ्य, उनको खोज के बारे में बताएंगे, कौन खोज किए थे और प्रमुख तथ्य क्या क्या है, ठीक है, वो सभी हम बताएंगे। तो चलिए, ऑक्सीजन है ना, प्रमुख 2 चरण होते हैं। दूसरा चरण नीचे है। पहला चरण से हम स्टार्ट करते हैं। पहला चरण में क्या है? ग्लाइकोसिस, GLYCOLYSIS, ग्लाइकोसिस। अम्बेडन क्या है? किसने खोज किया था? ग्लाइकोसिस का खोज किसने किया था? तो अम्बेडन ने। कौन? अम्बेडन ने। यह प्रमुख तथ्य, इनका प्रमुख तथ्य क्या है? तो यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है। किसमें? कोशिका द्रव में संपन्न होते हैं, ठीक है। आगे मेयर हॉग पारस है ना, ग्लाइकोजन की खोज मेयर हॉग पारस। इसमें एक अणु क्या है? ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक एसिड बनता है तथा 4 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। कितने होते हैं? 4 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। इस पूरे क्रिया में 2 AP है ना, 2 ATP ऊर्जा खर्च हो जाता है और 2 बच जाता है, ठीक है। चलिए आगे अगला है क्रेब्स साइकिल, KREBS, क्रेब्स CYCLE, क्रेब्स साइकिल मतलब हैंस ए क्रेब्स। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के एमेट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के एमेट्रिक्स में होता है। इसमें 2 अणु है ना, पायरोविक एसिड PYROVIC, पायरोविक एसिड से 36 और 2 गुना 18 होता है, मतलब 18 दूना 36, 2 में 18 और 2 36 होता है, ठीक है। ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितने? 36, याद रखिएगा। अगला है, यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका कला पर होता है। एक प्रक्रिया जो है वो कहाँ पे होता है? तो प्रोकैरियोटिक जीव में, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका कला पर होता है। कोशिका कला पर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नोट में आप लोग एकदम 100% ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं और वीडियो को स्किप करते हुए नहीं जाइएगा। आप सीरियल वाइज वीडियो जो है आप शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि वीडियो हम स्किप करते हुए आगे चले जाएंगे, नहीं, ये गलत तरीका है। गलत तरीके से पढ़ाई करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। यहाँ अगर ध्यान दे देते हो तो ज़रूर से ज़रूर ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलते हैं, आपको देखते हैं कि कितना आप लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है नोट में कि ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों श्वसन का उभयनिष्ठ उत्पाद है। क्या है? ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों श्वसन का, किसका? श्वसन का उभयनिष्ठ उत्पाद है, ठीक है। तो कौन सा है? कौन है? तो पायरुवेट है। कौन है प्यारे दोस्तों? पायरुवेट है। क्या है? पायरुवेट है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों श्वसन का उभयनिष्ठ उत्पाद है, तो पायरुवेट हम इससे पहले पढ़ा दिए हैं थ्योरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन में बनता है, ऑक्सी जो है श्वसन में बनता है तो 40 ATP ऊर्जा के द्वारा, है ना, 40 ATP ऊर्जा होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन से प्राप्त होता है, ऑक्सी श्वसन से प्राप्त होता है 38 ATP ऊर्जा के द्वारा, है ना। अगला है, ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में खर्च होता है, ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में खर्च होता है 2 ATP ऊर्जा। क्या होता है? ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में खर्च होता है 2 ATP। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है, ऊर्जा का सिक्का क्या कहलाता है? तो ATP कहलाता है।
क्या कहलाता है? एटीपी। चलिए नेक्स्ट, श्वसन का ईंधन कहलाता है। श्वसन का ईंधन क्या कहलाता है? ग्लूकोज। श्वसन का ईंधन कहलाता है ग्लूकोज। क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ग्लूकोज कहलाता है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे है, अनोक्सी श्वसन होता है। अनोक्सी जो है श्वसन होता है बीजों की, क्या? बीजों की विरामावस्था में फलों की भित्ति कोशिका में जंतु की पेशियों में, ठीक है, याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन दर मापा जाता है स्पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन दर जो है वो मापा जाता है कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा मापा जाता है? तो स्पायरोमीटर एक यंत्र है, उसी से श्वसन दर मापा जाता है, याद रखिएगा, स्पायरोमीटर के द्वारा श्वसन दर मापा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चल रहा है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? मनुष्य में श्वसन से संबंधित निम्नलिखित अंग है। मतलब श्वसन जो होता है ना, उससे निम्नलिखित अंग है। चलिए उसके बारे में हम बता रहे हैं क्या क्या अंग है। चलिए क्या है, यहाँ से जो आ रहा है इसको हम कहते हैं नासा गुहा। नाक में जो होता है यहाँ पे बीच में, इसको क्या कहता है? नासा गुहा है ना, नासा गुहा है। और ये जो है मुख गुहा है, ये जो है मुख गुहा है, मतलब जहाँ भोजन करते हैं उसको हम मुख गुहा कहा जाता है, ठीक है। आगे है, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जो है ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है, यहाँ से यहाँ ग्रसनी है। और यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं जो है, इसको कहते हैं श्वास नली। क्या है? श्वास नली कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? श्वास नली इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है इसको कहते हैं फेफड़ा, है ना, लंग्स। ये जो है फेफड़ा है, यहाँ से यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये फेफड़ा है, इसको हम लंग्स फेफड़ा कहते हैं। और यहाँ से यहाँ जो है इसको हम कहते हैं फेफड़ा लंग, है ना, यहाँ ये भी को है फेफड़ा है, ठीक है। और यहाँ से आगे चलिए देखते हैं, आगे जो है यहाँ से आइए और यहाँ चले जाइए, है ना, एक जो है स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पर चले जाइए। इसको कहते हैं पसलिया। क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ इसको कहते हैं पसलिया। ये जो है ये सब क्या है? पसलिया, ठीक है, ये सब क्या है? पसलिया है, ठीक है। तो चलिए आगे है कि ये जो है नीचे, है ना, फेफड़ा के नीचे जो है ये क्या है? तो ये है क्या है? डायाफ्राम है। क्या है? डायाफ्राम है, डायाफ्राम है ये। चलिए आगे, श्वसन तंत्र। क्या? फिग, श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है। मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है, कौन कौन है? तो नाक है, नासिका गुहा है, ग्रसनी है, स्वर यंत्र है, और श्वास नली है, और श्वसनिकाय है, और फेफड़ा है, डायाफ्राम है, और क्या है? डायाफ्राम है, याद रखिएगा। कितने हैं? 8 है। कौन कौन है? नाक है, नासिका गुहा है, और ग्रसनी है, स्वर यंत्र है। क्या है? स्वर यंत्र है, श्वास नली है, श्वसनीय काय है, फेफड़ा है, डायाफ्राम है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नाक के देख लेते हैं, नोज। नाक मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। क्या है प्यारे दोस्तों? प्राथमिक अंग है, याद रखिएगा। नाक मानव तंत्र का क्या है? प्राथमिक अंग है, ठीक है। अगला, नाक बैक्टीरिया, धूल के बड़े कण प्रदूषण से शरीर की रक्षा करता है। नाक जो है बैक्टीरिया से रक्षा करता है, और धूल के बड़े कण प्रदूषण से, जो धूल पड़ता है, बड़े कण प्रदूषण से शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाक का मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है ना। नाक का मुख्य कार्य क्या होता है? सूंघने से संबंधित होता है। नेक्स्ट, अगला आ जाइए, नासिका गुहा, है ना, नासिका गुहा। नाक के बाद वायु नासिका गुहा में प्रवेश करता है। वायु नासिका गुहा में प्रवेश करता है। नासिका गुहा में वायु गर्म एवं नम किया जाता है। नासिका गुहा में वायु जो होता है वो गर्म एवं नम किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
नासिका वेश्म के श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्मा का स्राव होता है जो धूल कण एवं हानिकारक जीवाणु को अंदर जाने से रोकता है। क्या है? नासिका वेश्म के श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्मा का स्राव होता है जो धूल कण एवं हानिकारक जीवाणु को अंदर जाने से रोकता है। नेक्स्ट अगला है ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। ग्रसनी से होते हुए वायु श्वासनली में पहुंचता है। क्या है? ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली में पहुंचता है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है स्वर यंत्र। क्या है? स्वर यंत्र यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। क्या है? यह ग्रसनी को श्वसन नली से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या मुख्य कार्य इसका? ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला है स्वतंत्र जितना पतला होता है ध्वनि का तारत्व उतना ही अधिक होता है। ठीक है, इसको स्वर तंत्र कहा जाता है। चलिए अगला है श्वास नली। क्या है? श्वास नली यह स्वर यंत्र और फेफड़ा को जोड़ता है। किसको? फेफड़ा को। इसके चारों ओर उपस्थित वलय पाया जाता है। चारों ओर उपस्थित क्या पाया जाता है? तो वलय पाया जाता है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है श्वसनिकाय। क्या है? श्वसनिकाय है ना। श्वसनिकाय वायु कोशिका। क्या है? वायु कोशिका वाहिनियाँ आगे जाकर अनेक छोटे छोटे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है। कहाँ? एल्वियोलाई में खुलती है। नेक्स्ट फेफड़ों का संरचनात्मक इकाई एल्वियोलाई कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्वियोलाई कहलाता है। नेक्स्ट फेफड़ा लंग्स यह वक्ष गुहा में दोनों ओर एक एक स्पंजी गुलाबी और लगभग शंक्वाकार रूप में पाया जाता है। फेफड़ा का मुख्य कार्य है शरीर के अंदर वायु ग्रहण कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। वह कोशिकाओं गतिविधियों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। क्या करता है? फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंदर वायु ग्रहण कर वायु को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। उसके बाद ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। ऑक्सीजन को क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। और उसके बाद कोशिकाओं गतिविधियों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर करता है। नेक्स्ट अगला है कि डायाफ्राम। क्या है? डायाफ्राम यह वक्ष गुहा के नीचे एक पतले पट द्वारा बंद रहता है। किसके द्वारा? पट द्वारा बंद रहता है। ठीक है, यह वक्ष और उदग्रह के बीच स्थित एक गुंबदाकार संरचना है जो देह गुहा को अग्र वक्ष गुहा एवं पश्च उदर गुहा में विभाजित करता है ना। नेक्स्ट अक्षवास। क्या? अक्षवास के दौरान यह संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट अगला है प्यारे दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी है ना, मतलब शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। ठीक है। नासार्ध क्या है? नसार्ध ग्रसनी स्वरयंत्र श्वासनली श्वासनलिका वायुकोष्ठिक रुधिर कोशिकाएं ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला में है श्वास। क्या? श्वासोच्छ्वास। क्या? श्वासोच्छ्वास। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। BREATHING ब्रीथिंग है ना, ब्रीथिंग। इसके अंतर्गत दो क्रियाओं को शामिल किया जाता है। कितने? दो क्रियाओं को शामिल किया जाता है। और
सांस का अंदर लेना, पहला क्या है, सांस का अंदर लेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या इंस्पायरेशन है ना, इंस्पायरेशन इंग्लिश में बोलते हैं सांस का अंदर लेना। इंस्पायरेशन के दौरान अंदर ली गई हवा में निम्नलिखित शामिल होते हैं। जब अंदर लेते हैं हवा को तो कौन कौन सी शामिल होते हैं, तो ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन जब होते हैं तो कितने % ऑक्सीजन अंदर में जाता है, तो 21%। कितने, 21%, याद रखिएगा। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं मतलब सांस का अंदर लेते हैं, है ना, लेना या अंदर ले रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कितने % जाता है, 21%। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है। कितना, 0.03% अंदर जाता है। और N2 है ना, नाइट्रोजन कितने जाता है प्यारे दोस्तों, तो 78% जाता है, 78% जाता है। कितने, 78% नाइट्रोजन जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। सेकेंड, सांस को बाहर छोड़ना। जब सांस को बाहर छोड़ते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्या, एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना, है ना। एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकलने वाली हवा में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो कितना आता है, 16 से 17%, मतलब 16 से 70% तक क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो 4% बाहर निकलता है, और नाइट्रोजन 78%। चलिए 78% निकालते हैं। चलिए अगला, श्वसन गुणांक। क्या है, श्वसन गुणांक, श्वसन भागफल, है ना। रेस्पायरेशन क्वांटिएंट, है ना, क्वांटिएंट इंग्लिश में बोलता है। अगला है श्वसन गुणांक। क्या है, श्वसन गुणांक मतलब RQ, है ना। श्वसन गुणांक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कुल उत्पादन और बटा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कुल उपयोग, क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुल उत्पादन बटा ऑक्सीजन का कुल उपयोग क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। चलिए अगला है पदार्थ का श्वसन, RQ का मान, है ना। कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट 1 होता है। प्रोटीन तथा वसा 1 से कम। कार्बन क्या है, कार्बनिक अम्ल 1 से अधिक होता है। कार्बनिक अम्ल 1 से अधिक होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, श्वसन दर। क्या है, श्वसन दर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी। क्या है, रेस्पायरेटरी रेट, RESPIRATORY, रेस्पायरेटरी रेट इंग्लिश में श्वसन दर को कहा जाता है। ठीक है, आई मीन में लिए गए, है ना, 1 मीन मतलब 1 मिनट में लिए गए ब्रीथिंग की संख्या को श्वसन दर, रेस्पायरेटरी रेट कहा जाता है। क्या कहता है, रेस्पायरेटरी रेट कहा जाता है। अगला है श्वसन दर का मान डर, गुस्सा, उत्तेजना तथा ऊंचाई पर चढ़ने में बढ़ जाता है। श्वसन दर जैसा ही प्यारे दोस्तों, श्वसन दर जो है, श्वसन दर का मान डर में भी बढ़ जाता है। गुस्सा जब आएगा तो उसमें भी श्वसन दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उत्तेजना, जब किसी चीज़ का जो उत्तेजना आता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है। तथा ऊंचाई पर जैसा हम चढ़ते हैं किसी पहाड़ पर, जैसे ले लीजिए पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, श्वसन दर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहता है, श्वसन दर कहा जाता है। जबकि नींद की स्थिति में श्वसन दर का मान घट जाता है। जब हम नींद लेंगे, है ना, सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्वसन दर की मान घट जाता है। चलिए अगले पॉइंट, अगला पॉइंट है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में श्वसन दर का मान 16 से 18 प्रति मिनट होता है। किसी भी व्यक्ति है अगर वो स्वस्थ है ना, अस्वस्थ नहीं है ना, किसी भी मतलब बीमारी से ग्रसित अगर नहीं है तो व्यक्ति का जो है
प्रति मिनट श्वसन जो दर है वो कितना होगा, तो 16 से 18 होगा। कितना होगा, 16 से 18 स्वस्थ व्यक्ति के प्रति मिनट दर जो है श्वसन दर होगा, याद रखिएगा। जबकि नवजात शिशुओं में 29 से 32 प्रति मिनट होता है। नवजात मतलब छोटा जो बच्चा होता है, नवजात उसी को बोला जाता है जो छोटा बच्चा होता है, उसको जो है 29 से 32 बार क्या होता है, श्वसन दर होता है। ठीक है, श्वास लेता है। ठीक है, अंतः श्वसन क्या है, अंतः श्वसन। अगला पॉइंट, अंतः श्वसन मतलब जिस प्रकार से वायु फेफड़ों तक जाती है, वायु मतलब हवा जो है वायु वो फेफड़ों तक जाती है, उससे अंतः श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन किसको कहता है, जो जिस प्रकार से वायु फेफड़ों तक जाती है उससे हम अंतः श्वसन कहते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतः श्वसन व श्वसन में अंतर, अंतः श्वसन व श्वसन में अंतर। अंतः श्वसन श्वसन है ना, ब्रीथिंग रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग रेस्पायरेशन। ठीक है, अगला चलिए अंतः श्वसन में देखते हैं। पहला क्या है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। अंतः श्वसन में जो है क्रिया जो है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। और हम अगला चलेंगे श्वसन में, रेस्पायरेशन में यह क्रिया कोशिका के भीतर होता है ना। दोनों में अंतर देखिए क्या है, ब्रीथिंग में और रेस्पायरेशन में दोनों में अंतर क्या है कि यह जो है ब्रीथिंग में क्या होगा, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, लेकिन रेस्पायरेशन में देखेंगे श्वसन में तो यह क्रिया कोशिका के भीतर होता है। समझ में गए होंगे। अगला पॉइंट है, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, अंतः श्वसन में जो है एंजाइम की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन श्वसन तंत्र में एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में जो है एंजाइम की आवश्यकता क्या है, होती है। किसमें, श्वसन तंत्र में। चलिए अगला तीसरा पॉइंट, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है ना। किसमें, अंतः श्वसन में जो है प्यारे दोस्तों ऊर्जा जो है उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन श्वसन तंत्र में इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है। श्वसन तंत्र में ऊर्जा उत्पन्न होता है, लेकिन अंतः श्वसन तंत्र में नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट 4 नंबर, यह केवल एक भौतिक क्रिया है। अंतः श्वसन तंत्र में यह केवल एक क्या है, भौतिक क्रिया है, लेकिन श्वसन तंत्र में क्या है, यह एक जैविक क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है। अगला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट है कि जिसमें शरीर क्या है, अंतः श्वसन का बता रहे हैं हम, जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतग्रहण क्या है, अंतग्रहण व कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है, उससे हम अंतः श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो इस अंतः श्वसन में आ गया। अब आ जाए श्वसन में, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है, इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। चलिए अगला नोट में देख लेते हैं। नोट आप ध्यान में करते चलिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा, और हो सकता है तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, है ना। लिख लीजिएगा तो और बेहतर है, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम से, जिनको पास में है नहीं है सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया गया है चैनल का लिंक, तो आप वहां से जुड़ के आप इसका PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। मनुष्य के फेफड़ों में कोशिका की संख्या, मनुष्य के जो फेफड़ा होता है, मनुष्य के फेफड़ों में कोशिका की संख्या लगभग 300 मिलियन होता है। कितना होता है कोशिका, 300 मिलियन होता है मनुष्य के फेफड़ों में कोशिका की संख्या। ठीक है, अगला गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड किस अंग में होता है, तो क्या है, एल्वियोली। क्या है, एल्वियोली मतलब ALVEOLI, एल्वियोली में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है लंग्स के बाहर आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। कौन सा, तो प्ल्यूरा। क्या है, प्ल्यूरा मतलब फुफ्फुसावरण। क्या है, फुफ्फुसावरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्ल्यूरा तथा लंग्स के बीच द्रव होता है प्ल्यूरा फ्लूइड। क्या होता है, प्ल्यूरा फ्लूइड होता है। लंग्स के पृष्ठ क्षेत्र में
क्या है, वृद्धि करता है, सॉरी क्या है, वृद्धि करता है। लंग्स के पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि करता है क्या, एल्वियोली, क्या करता है, एल्वियोली करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का क्या है, टीडल, एक स्वस्थ मनुष्य का टाइडल वॉल्यूम का मान होता है 500 ml, कितना होता है, 500 ml होता है। क्या, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है ना, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, क्या, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण है, ठीक है। मछली के गलफड़ों में रक्त वाहिकाओं से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ग्रहण करता है ना। ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करता है मछली, तो मछली के गलफड़ा जो होता है, मछली के गलफड़ों में रक्त वाहिकाओं, रक्त एक वाहिका होता है, रक्त वाहिकाओं से पानी में घुली हुई, पानी में घुल जाता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री तट पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे, समुद्री तट पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो उसके रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो लाल रुधिर है ना, लाल रुधिराणुओं की संख्या एवं हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए अगला है, सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है, हीमोग्लोबिन की जो होता है की मात्रा कितनी होती है, तो 15 कितना है, 15 ग्राम प्रति 100 मिली रुधिर होता है, 15 ग्राम प्रति 100 मिली है ना रुधिर होता है। रुधिर मतलब क्या होता है, रुधिर मतलब रक्त होता है, रक्त जिसको ब्लड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, समझ गए होंगे। रुधिर, बहुत सारा छात्र है, स्टूडेंट है जो नहीं समझ पाते हैं कि रुधिर क्या होता है, तो रुधिर एक रक्त होता है, रक्त को ही ब्लड कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन है ना, श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहा जाता है, कहाँ, क्या कहा जाता है, अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में क्या होता है, उपस्थित होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में है ना अभिगमन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूनन, क्या है, क्यूनन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा मापते हैं, तो कुंस नली के द्वारा मापते हैं, ठीक है। अगला है, फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से जमता है, फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से जाता है, तो कहाँ से जाता है, तो दाएं नीले से जाता है, किससे, दाएं नीले होता है। फेफड़े में अशुद्ध, यहाँ शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, यहाँ अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध रक्त का कहा जाए, अशुद्ध रक्त कहाँ से जाता है, तो दाएं नीले से, याद रखिएगा। सांस छोड़ते समय पसलिया गति करता है, सांस छोड़ते समय पसलिया गति करता है नीचे और अंदर, नीचे और अंदर पसलिया क्या करता है, गति करता है। तो प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे और उसके बाद कल हम इसको क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए एक और है, केंचुआ तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, केंचुआ जो है अपनी जो है उनको त्वचा मतलब जो चमड़ी होता है ऊपर वाला शरीर का जो है ना, उसी से जो है वो सांस लेते हैं, है ना। केंचुआ तथा मेढक दोनों को बोल रहे हैं, अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा होती है, दोनों जीव की क्या त्वचा होती है, कैसा होता है, तो नरम और पतला होता है। केंचुआ के भी जो है त्वचा उसको नरम, और मेढक का भी क्या होता है, नरम होता है, दोनों को नरम और पतला सा होता है, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों और कल क्लास लेंगे, है ना। आज इतना ही तक रहने देते हैं। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, आज का क्लास कैसा रहा
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ताकि किसी भी गरीब बच्चे को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और ये क्लास फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई पेड चार्ज नहीं लगता है और इसका PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे जस्ट कुछ समय के बाद। तो प्यारे दोस्तों आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों ऐसा ही क्लास में बने रहने के लिए कल फिर आप लोग इसी टाइम पर उपस्थित हो जाइएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।